हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग ईवीएस क्लास 5 के चैप्टर आपके 12 से लेकर चैप्टर 22 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज का यह वीडियो क्लास 5 के सभी चैप्टर का अंतिम वीडियो है, ठीक है। यानी कि अभी आपका क्लास 5 का ईवीएस का क्लास 5 का चैप्टर आज इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। आपने इससे पहले क्लास 3 के संपूर्ण चैप्टर, क्लास 4 के संपूर्ण चैप्टर को पढ़ लिया है। आज आपका क्लास 5 भी इस वीडियो के ये चैप्टर समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो न्यू एनसीईआरटी बुक आया है क्लास 3 को, इसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सीटेट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आपकी ओल्ड एनसीईआरटी से भी पूछेगा क्वेश्चन, क्लास 4 से भी पूछेगा और क्लास 5 से भी पूछेगा। इस बार हम लोग को मालूम चल जाएगा कि जो न्यू एनसीईआरटी आया है उससे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। पर फिर भी हम क्लास 3 के जो चैप्टर है, 12 इसमें चैप्टर है जो न्यू एनसीईआरटी आया है, उसको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो अभी हम लोग इस क्लास में क्लास 12 चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 22 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम क्लास 5 के चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ख़त्म हो जाए तो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आडलज की बावड़ी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो पहला है पेट्रोल, दूसरा डीजल और तीसरा खनिज तेल के लिए करते हैं। इसको याद रखिएगा कि तेल शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल का, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि तेल के अलावा पृथ्वी के नीचे एलपीजी और सीएनजी गैस भी पाई जाती है। एलपीजी और सीएनजी गैस कहाँ पाई जाती है? तो पृथ्वी के अंदर, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम एलपीजी का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि एलपीजी का उपयोग कहाँ किस लिए किया जाता है। तो खाना बनाने के लिए किया जाता है। ये आपका घरेलू गैस है। देखिए, ये वाला गैस हम लोग एलपीजी यूज़ करते हैं खाना बनाने में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सीएनजी की बात करते हैं तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और यह किस लिए इसका उपयोग होता है? तो वाहनों में होने वाले प्रदूषण, यह क्या होता है? वाहनों में यूज होता है और यह प्रदूषण रहित ईंधन है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर होगा वाहनों में इस्तेमाल होने वाला प्रदूषण रहित ईंधन है, जिसका नाम क्या है? सीएनजी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि खनिज तेल जमीन के नीचे लाखों वर्षों में बनता है। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। अब इतना बड़ा अर्थ है और हमें कैसे मालूम चला है कि तेल कहाँ है, ठीक है। तो यह पता लगाना उतना आसान नहीं होता है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। यहाँ पर बात करते हैं कि वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल को ऊपर खींचते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि ज़मीन से निकाला गया तेल गहरे रंग के, गाढ़ा एवं बदबूदार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें घुली मिली और छिपी होती है। ये तो आपको भी मालूम है कि ज़मीन के नीचे अगर हमको कुछ मिलता है तो वो गंदा ही रहता है। तो ये तो तेल है। तो ज़मीन के अंदर जो तेल निकाला जाता है वो कैसा होता है? वो गहरे रंग का होता है, गाढ़ा होता है और बदबूदार होता है, बहुत गंदा स्मेल करता है। जिसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो घुली रहती है, मिली रहती है और छुपी भी रहती है, ठीक है। इन सभी देखो, इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। अब पूछा जाएगा जो ज़मीन के अंदर से गंदे तेल निकलते हैं बदबूदार, उसे साफ़ कैसे किया जाता है? तो उसे रिफाइनरी में भेजकर साफ़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि खनिज तेल में हमें क्या मिलता है? किरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, ईंधन मिलता है, ईंधन आयल और हवाई जहाज़ का ईंधन एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी मिलता है। इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा। पहले तो ये याद रखिएगा कि हम किसको तेल, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि तेल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखिएगा पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि खनिज तेल, ठीक है। तो ये जो लाइन मैं आपको बता रही हूँ इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पूछेगा क्वेश्चन कि खनिज तेल में हमें क्या क्या मिलता है। तो खनिज तेल में हमें किरोसिन मिलेगा, डीजल मिलेगा, ईंधन आयल और हवाई जहाज़ का ईंधन भी मिलता है, एलपीजी मिलेगा, मोम मिलेगा, कोलतार मिलेगा और ग्रीस मिलेगा। ऑप्शन में देता है कभी कभी सीएनजी दे देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कभी कभी कोयला दे देता है। तो इन दो जो लाइन यहाँ पर लिखा है, इस लाइन को आप लोग याद रखिए कि खनिज तेल में हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पर बात कर रहा है कि गोबर से बनाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन जिसका इस्तेमाल खाना पकाने में होता है उसे उपला कंडा कहलाते हैं। इसे गांव देहात में गोईठा भी बोलते हैं। गाय के गोबर से बनने वाला गोईठा, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये गाय के गोबर से बनता है। यह एक प्रकार का ईंधन है। इस पर लोग खाना बनाते हैं, लिट्टी पकाते हैं। तो ये क्या होता है, इसे हम उपला या कांडा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हमारे देश की लगभग 2 बाई 3 जनसंख्या क्या करती है, उपले लकड़ी और सूखी पत्तियों का प्रयोग करती है। लेकिन जैसे आप गांव देहात में देखते हैं कि जो गोईठा यानी कि कांडा पर, उपला पर खाना बनता है उसमें प्रदूषण ज़्यादा रहता है, या फिर आप चूल्हा में पत्तियों को जब उसमें डाला जाता है तो उससे भी प्रदूषण निकलता है। तो ये सब केवल खाना बनाने के लिए ही नहीं, तापने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि ठंडा के दिन में लोग गोईठा जला देते हैं और उससे अपना हाथ पैर तापते हैं। साथ ही साथ पानी गर्म करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, जो प्रदूषण बढ़ाता है। इससे बहुत सारे प्रदूषण भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपका 13 है जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। ठीक है, बसेरा मतलब रहने वाला जगह को बोलते हैं, और यहाँ पर बात कर रहे हैं ऊंचाई पर। यहाँ देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी में लोनर का अर्थ क्या होता है, तो अकेला रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि लोनर का अर्थ क्या होता है, तो ये है अकेला रहने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। ठीक है, यहाँ देखिए दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान 3 राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आया है कि हमें दिल्ली से मुंबई जाने के लिए किन किन राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। तो पहला तो होगा महाराष्ट्र, दूसरा हो जाएगा गुजरात, और तीसरा हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, और दिल्ली मुंबई से कितना किलोमीटर दूर है, तो याद रखिएगा 1400 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मैंने एक फिगर लगाया है, तो आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ रही आपकी दिल्ली से हमें जाना है मुंबई। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन कौन राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट राजस्थान में जाएंगे। इन राज्य फॉर राजस्थान ऐसे याद कर सकते हैं। गुजरना है तो गु फॉर गुजरात कर सकते हैं, और मुंबई जाना है तो मु फॉर महाराष्ट्र भी कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कौन कौन राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन राज्य आ रहा है, राज्य फॉर राजस्थान, गुजरना फॉर गुजरात, और मुंबई जाना तो मुंबई का है महाराष्ट्र में, तो मुंबई फॉर महाराष्ट्र। तो ये है आपके 3 राज्य। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर दूर है, तो याद रखिएगा 1400 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए मनाली की बात करते हैं। तो मनाली पहाड़ी इलाका है। मनाली कहाँ है, तो मनाली हिमाचल प्रदेश में है। मनाली को तो सब कोई जानता है, बहुत लोग घूमने भी गए हैं। तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है जहाँ बर्फीली इलाका भी है, और ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ़, यह बर्फ़ों का आंचल है, और ये कहाँ है, तो ये है मनाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनाली, ये है हिमाचल का एक सीन है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन होती हैं। अगर जम्मू कश्मीर कोई जाता है तो वहाँ पर जो सड़क होती है पथरीली होती है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। ये रहा आपका लद्दाख, और ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। तो अगर लद्दाख जाना है तो आपको ये जम्मू कश्मीर को पार करना होगा। तो लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाओं से बचने के लिए नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि पहाड़ी इलाकों में किस तरह का टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा नायलॉन का। ठीक है, ये रही आपकी नायलॉन की टेंट, जो कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, दिखती है। तो पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाओं, ठंड से बचने के लिए सभी लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ठंडा रेगिस्तान हम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा लद्दाख को हम क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर बात करते हैं कि लद्दाख में लकड़ी के घर, ढाल वाली छतों का घर, और वे बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो लद्दाख का घर है वो कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि जो लद्दाख में घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। साथ ही साथ उनकी जो छत की ढालें होती है वो ढलाऊ होती है, क्योंकि बर्फ़ आए तो उस पर से पिघल कर नीचे आ जाए। ठीक है, क्योंकि वो बर्फीली एरिया, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि लद्दाख में घर कैसे होते हैं।
यहाँ पर बात करते हैं कि लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि लद्दाख में बारिश कम होती है, लेकिन उसे हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। लद्दाख में जूले जूले का मतलब क्या होता है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि लद्दाख में जूले जूले का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा स्वागतम, स्वागत होता है, ठीक है। अगर आप लद्दाख में जाते हैं तो वहाँ पर लोग आपको बोलेंगे जूले जूले, तो इसका मतलब होता है कि आपको वो स्वागत कर रहे हैं, यानी कि स्वागत, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लद्दाख में टेढ़े मेढ़े सरकरे और पहाड़ी रास्ते हैं, क्योंकि लद्दाख भी आपका जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है और जम्मू कश्मीर में भी पथरीली रोडें हैं। तो जाहिर सी बात है कि लद्दाख भी आपकी सकरी रास्ते हैं और वो भी पहाड़ी और टेढ़े मेढ़े, ठीक है। चलिए ये वाला लाइन याद रखिएगा कि लद्दाख में जूले जूले का मतलब क्या होता है, तो स्वागत होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लद्दाख की घरों की विशेषता है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तासी का घर 2 मंजिला, यहाँ पर कोई लड़की है उसका नाम है, देखिए उसका घर 2 मंजिला था। तो उसके घरों की विशेषता जानते हैं, लद्दाख में घर कैसे होते हैं। तो घर पत्थरों का होता है, ठीक है। दीवार पर मिट्टी और चूने की पुताई की गई है। यह घर अंदर से छप्पर की तरह दिखाई देता है। इसमें लकड़ियों की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। नीचे की मंजिल जानवरों के लिए रखते हैं। ज़्यादा सर्दी में नीचे की मंजिल में आ जाते हैं। नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। पेड़ों के मोटे तने छत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपने पढ़ा कि लद्दाख में घर कैसे होते हैं, लकड़ी के होते हैं। अब लकड़ी के होते हैं तो जाहिर सी बात है सीढ़ियाँ भी लकड़ी की होती होगी और पेड़ के मोटे तनों का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछता है कि कहाँ के लद्दाख में जो घर होते हैं, यहाँ से आपके जो ये दिख रहा है, यहाँ से आपके यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है कि नीचे की खिड़की नहीं होती है, जानवर के साथ सर्द हवाओं में नीचे आ जाते हैं, नीचे रहते हैं, नीचे की मंजिल में वो जानवर को रखते हैं। ये कहाँ के घरों की विशेषता है, तो याद रखिएगा ये आपके लद्दाख की घर की विशेषता है, ठीक है। ये लद्दाख के लोग ऐसे रहते हैं। तो ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं कि लाल मिर्च, सीताफल और मक्का धान लद्दाख में मिलते हैं। लद्दाख के कुछ का भोजन का नाम है, जैसे कि लाल मिर्च कहाँ होती है, ये भी लद्दाख में होता है। सीताफल लद्दाख में होता है, मक्का लद्दाख में होगा, धान भी लद्दाख में मिलते हैं, ठीक है। गर्मी के मौसम में ये लोग सब्जी सुखा लेते हैं, यह सर्दियों में प्रयोग की जाती है। यह लकड़ी के घर ठंड से बचाते हैं। ये याद रखिएगा कि गर्मी का जैसे ही दिन आता है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ की सब्जियों को सुखाकर स्टोर कर लेते हैं ताकि हम ठंडी के दिनों में उसका प्रयोग कर सकें। जैसे कि अगर हम लोग अपने एरिया की बात करते हैं इधर साइड, तो गोभी के फूलों को माला बनाकर टांग देते हैं ताकि वो सूख जाए, तो जब गोभी का मौसम ना रहे तब उसका हम इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर कह रहा है चोंगथांग, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चोंगथांग कितना ऊंचाई पर। तो चोंगथांग आपका 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। ये आपके चोंगथांग की फिगर मैंने यहाँ पर लगाई है, तो ये इस तरह से दिखता है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 5000 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए बहुत ऊंचाई पर लोग सांस लेने में दिक्कत, बहुत ऊंचाई पर जो लोग जाते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, सर दर्द होता है और कमजोरी भी वे महसूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। देखिए अगर जहाँ आपको ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सर दर्द भी होने लगेगा, आपको कमजोरी महसूस होगा। तो वही बात है कि बहुत ऊंचाई पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, सर दर्द और कमजोरी वो महसूस करते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई पेट्रोल पंप और मैकेनिक नहीं है, कहाँ पर, चोंगथांग में। यहाँ देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ चंगपा नाम की प्रजाति है। चोंगथांग में चंगपा नाम की प्रजाति है। इसमें केवल 5000 लोग रहते हैं। ये याद रखिएगा कि 5000 लोग रहते हैं और चोंगथांग की मीटर की कितनी ऊंचाई पर है, तो ये भी 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। दोनों लाइन को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो यह कह रहा है कि चंगपा नाम की प्रजाति है, इसमें केवल 5000 लोग रहते हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के साथ, यहाँ पर भेड़ होगा, तो भेड़ बकरियों के साथ घुमा करते हैं। चंगपा लोग घुमंतु होते हैं, वे हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो याद रखिएगा चोंगथांग की प्रजाति का नाम क्या है, चंगपा, और ये क्या है, इसमें केवल 5000 लोग रहते हैं और वो जो लोग हैं वो अपनी हमेशा भेड़ बकरी के साथ घुमा करते हैं और वह एक जगह पर नहीं रहते, वो घुमंतु होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चंगपा लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कितना बर्फ़ वाली क्षेत्र है, कितना ठंडा क्षेत्र है। तो जो यहाँ के चंगपा प्रजाति के लोग हैं अपनी भेड़ बकरियों को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं चराने के लिए, ताकि वहाँ जाने पर इनका शरीर क्या होता है, इनका शरीर उसके मुताबिक ढलने लगेगा और इन बकरियों में बहुत घने बाल आने लगेंगे और बाल जो होते हैं वो बिल्कुल मुलायम होते हैं, जो इन्हें ठंड से बचाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चंगपा खास तरह की बकरियों का पालन करते हैं जिनकी बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो देखिए जो पश्मीना ऊन बनती है उससे क्या होता है, पश्मीना शॉल भी बनाई जाती है जो काफ़ी महंगी होती है, जो आपको इस तरह से देखेंगे। और जो ये खास तरह की बकरी होती है ऐसी होती है जिसके बाल बहुत ही मुलायम होते हैं और घने होते हैं। ठीक है, तो इनके बालों से कौन सी दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी उन बकरियों के बाल उतने ही ज़्यादा नरम और मुलायम भी होते हैं, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा मुलायम और नरम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये कितने मुलायम इस बकरी के बाल हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो चंगपा प्रजाति है वो अपने साथ हमेशा भेड़ बकरियों को रखते हैं और बकरी को काफ़ी ऊंचाई पर चराने, ठंडे वाले क्षेत्र में चराने ले जाते हैं, जिसके कारण उनके बाल बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं और क्या होते हैं, नरम भी होते हैं। और उसी मुलायम और नरम बाल से ये पश्मीना ऊन बनाई जाती है और उसी पश्मीना ऊन की पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ठीक है, कहने का इतना ही मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये लोग अपनी बकरी को ही इतने ठंडे जगह पर चराने ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनको भी कठिनाई महसूस होती है। चंगपा लोग अपनी हर चीज़ अपने घोड़े और याक पर रखते हैं। इनके साथ जो भी खाने पीने, रहने ओढ़ने की जो चीज़ें होती है वे हमेशा अपने घोड़े पर और याक पर रखते हैं। इन्हें 2 से ढाई घंटे अपना डेरा समेटकर निकलने में लगता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि ये घुमंतु होते हैं और एक जगह नहीं रहते हैं। जब एक जगह नहीं रहते हैं तो ये अपना सामान याक और घोड़ा पर रखते हैं और जहाँ अपना डेरा डालते हैं वहाँ से डेरा समेटने में इनको 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि चंगपा अपने टेंट को किस नाम से बुलाते हैं, तो रेबो करके बुलाते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट होता है मैं वही टॉपिक इसमें लाती हूँ। तो ये हर एक टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, चंगपा अपने टेंट को किस नाम से बुलाते हैं, तो रेबो नाम से बुलाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं कि याक के बाल बहुत मजबूत और गर्म होते हैं जो ठंडी बर्फीली हवाओं से उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलती है। कहाँ पर, तो चोंगथोंग की जो पथरीली बर्फीली इलाका है वहाँ पर, तो वहाँ जो होता है सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं रेबो के पास। अभी आपने क्या पढ़ा है, रेबो किसे कहते हैं, तो चंगपा अपने टेंट को रेबो कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहीं पर बात करते हैं कि रेबो के पास यानी चंगपा प्रजाति के जो टेंट है उसी के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए एक जगह बनाते हैं जिन्हें हम चंगपा लेखा कहते हैं। रेबो और चंगपा लेखा में क्या अंतर है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो याद रखिएगा रेबो जो है वो चंगपा प्रजाति का अपने टेंट का नाम है और जो टेंट के जस्ट बगल में भेड़ बकरियों को रखने के लिए जो बनाते हैं जगह उसको हम चंगपा लेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, देखिए चंगपा, यहाँ पर चंगपा की भाषा में चोंगथांग का मतलब क्या है, इसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं, ऐसी, यहाँ पर होगा ऐसी जगह, इसी जगह नहीं, यहाँ पर होगा ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। तो चंगपा की भाषा में चोंगथांग का मतलब क्या है, मैंने अभी पढ़ा चोंगथांग, तो चोंगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर कम लोग रहते हैं। ये छोटे छोटे लाइन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, तो याद रखिएगा कि चोंगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर कम लोग रहते हैं। आपको अपने अभी पढ़ा कि चंगपा प्रजाति में केवल 5000 लोग ही रहते हैं। ठीक है, और चोंगथांग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर देखिए चोंगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री से भी काफ़ी कम हो जाता है, याद रखिएगा कितना डिग्री से कम, तो 0 डिग्री से भी काफ़ी कम हो जाता है। तो समझ सकते हैं कितनी वहाँ पर ठंडी होगी। यहाँ पर देखिए ये होगा लिखा नहीं, यहाँ पर होगा लेखा, यहाँ पर लेखा होगा। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं जिसमें वो भेड़ बकरियों को रखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ इस फिगर में आपको दिख जाएगा, ये जो दिख रहा है ये वाला, तो ये क्या है, ये अपनी दीवारों को पत्थर और चट्टानों से, जो यहाँ पर आपने पढ़ा कि चंगपा लेखा पढ़ा आपने,
जो भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनाते हैं। तो चंगपा लेखा कैसे बनता है, तो वही बात है कि यहाँ पर लिखा होगा लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष चिन्ह बनाता है, जैसे कि बकरी पर किसी भी पेंट से अपने जो मेरा जानवर है उस पर हम कोई अलग डिज़ाइन से चिन्ह बना देंगे, ताकि वो हमें कहीं भी दिखे तो हम पहचान जाए कि ये मेरी बकरी है, ये मेरा जानवर है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं औरतें और छोटी बच्चियाँ, जो बच्ची है जानवरों को गिन कर चराने ले जाती है और लौटकर फिर से वो गिनती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ पर है तो कुछ पानी में है। कश्मीर में हर गली में बेकरी है। ये कश्मीरी लोग रोटी नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीद कर खाते हैं। ठीक है, कारगिल जो है कश्मीर, यहाँ पर बात करते हैं कारगिल श्रीनगर से लद्दाख जाते समय रास्ते में पड़ता है। इस लाइन को भी याद रखिएगा कि कारगिल कैसे कहाँ पड़ता है, तो श्रीनगर से लद्दाख जाते समय रास्ते में पड़ता है। और कश्मीर की हर गली में आपको बेकरी पाई जाती है, और ये बेकरी वाले जो कश्मीर में जो है लोग, वो रोटी नहीं बनाकर इसी से बेकरी से जाकर खरीद के खाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आपका आ जाता है कि पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है। अभी आपने पढ़ा पश्मीना ऊल, उसी पश्मीना ऊल से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और ये कैसा होता है, ये 6 स्वेटर के बराबर गर्म देता है। अगर आप 6 स्वेटर पहन लेते हैं और एक पश्मीना शॉल ओढ़ लेते हैं तो आपको इस पश्मीना शॉल में ज़्यादा गर्म महसूस होगा। ठीक है, तो पश्मीना शॉल याद रखिएगा, ये 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वो बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर के ऊपर मिलती है। बकरियाँ चढ़ने जाती है 5000 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ सर्दियों में तापमान आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। याद रखिएगा इतनी ठंडी होती है। बकरी के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। इन बालों को बकरियाँ गर्मियों में गिरा देती है। ये क्या करते हैं, बालों को बकरियां क्या करती है, गर्मियों में गिरा देती है। और जब ये बाल गिर जाते हैं तो उसी बालों से क्या करते हैं ये लोग उसके पश्मीना ऊन बनाते हैं, और उसी पश्मीना ऊन से आपके पश्मीना शॉल बनते हैं, जो आपके 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देते हैं। ठीक है, देखिए इसका आपने यहाँ पर पढ़ा कि इसका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से एग्जाम में आपके भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए इनका जो बाल है, जो बकरियों के बाल है, इनका बाल इतना पतला होता है कि 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। अगर आप अपने शरीर के एक बाल, अपने शरीर के कह रहे हैं, अपने सर के एक बाल को निकाल कर देखिएगा तो उसकी जो इतनी मोटाई है उसमें बकरियों के 6 बाल आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 स्वेटर इतना गर्म देगा और आपके एक बाल इसके 6 बाल के बराबर होगा, तो ये 6 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ वो भी याद रखिएगा चोंगथांग आपकी 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और चेंगपा प्रजाति में भी 5000 लोग रहते हैं। ये लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यह शॉल बुनकर लोग ही अपने हाथों से बनाते हैं। जो पश्मीना शॉल है ये कौन बनाता है, तो ये लोग बुनकर लोग ही अपने हाथों से इसको बनाते हैं। ठीक है, एक बुनकर लगभग 2.5 घंटे की बुनाई के बाद एक साधारण शॉल बनाता है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि पश्मीना शॉल बनाने में कितने घंटे टाइम लगता है, तो 250 घंटा। यहाँ पर याद रखिएगा 250 घंटा, यानी कि 250 घंटे की बुनाई के बाद एक साधारण शॉल बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए हाउस बोट 80 फीट तक लंबी और लगभग 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। डोंगा नाव, ये देखिए ये भी आपके एग्जाम में आया है। डोंगा नाव श्रीनगर के डल झील में मिलती है। ड फॉर डल और ड फॉर डोंगा, और ये कहाँ है, तो ये श्रीनगर के डल झील में मिलती है। अंदर से यह कई कमरों का घर जैसा लगता है। जो नाव है वो अंदर से जिसे लगता है कि इस नाव पर अनेकों मतलब कई कमरों का घर बना हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए लकड़ी पर सुंदर डिज़ाइन होती है। यह हाउस बोट की सीलिंग पर होती है। यह डिज़ाइन को खत्मबंद कहते हैं। याद रखिए खतबंद किसे कहते हैं, तो जो लकड़ी के डिज़ाइन है, जो नाव पर डिज़ाइन बनाई जाती है उसे हम खतबंद कहते हैं, जिसे हम जिक्सा पैटर्न, यह कैसा होता है, तो जिक्सा पैटर्न पर होता है। ठीक है, और याद रखिए डोंगा नाव कहाँ पर आता है, तो श्रीनगर के डल झील में मिलता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कश्मीर की गाँव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती, क्योंकि कश्मीर में भी बर्फ़ पड़ती है तो ढलान वाली छतें जाहिर सी होनी चाहिए, क्योंकि ताकि बर्फ़ नीचे गिरे। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं जो दीवारों पर निकली होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, डैब बोलते हैं। देखिए ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया है, ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पुराने घरों की जो खिड़कियाँ होती हैं श्रीनगर में, ठीक है, उनकी दीवारों पर
खिड़कियाँ होती है जो दीवारों पर निकली होती है, उस समय उस खिड़की को हम क्या करते हैं, तो उससे हम डैब कहते हैं और इसमें भी सुंदर पैटर्न यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर क्या होता है, मेहराब लगे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 14 है जब धरती कांपी। ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, जब धरती कांपी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें धरती हिलने लगती है और जान माल का भारी नुकसान होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें भूकंप आया हुआ है और इसमें बहुत सारा नुकसान भी होता है, लोगों के घर ढह जाते हैं, कितने लोग इसमें मर जाते हैं, कई जानवरों के पैसे वगैरह सबका नुकसान होता है। तो भूकंप क्या है, ये अपने आप आने वाला आपदा है, इसीलिए इसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो ये क्या होता है, इसे धरती हिलने लगती है और जान माल का बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात किया गया है कि गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया हुआ था। 26 जनवरी की बात समझते हैं, तो देखिए यह गुजरात के कहाँ, तो गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। जब भूकंप आए तो घर से बाहर खुले मैदान में चले जाएं। घर से बाहर अगर आप नहीं निकल सकते हैं तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे कि मेज के नीचे छिप जाएं और इसे कस कर पकड़ लें जब तक कि हिलना डुलना बंद ना हो जाए, जब तक कि धरती हिलना डुलना बंद ना कर दे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुबह के समय 26 जनवरी 2001 में अहमदाबाद में भी भूकंप आया है। ठीक है, इस शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। शाम तक कम से कम 250 से भी ज़्यादा शव निकले गए। ठीक है, यहाँ पर 100 होगा कि 250 से भी ज़्यादा शव को निकाले गए थे, इतना इसमें भारी नुकसान हुआ था, इतने लोग मारे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर आपका चैप्टर 15 है जिसका नाम क्या है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक का नाम क्या है, जाकिर हुसैन है। आप सभी इनके नाम से परिचित होंगे, जाकिर हुसैन, और जो कौन थे, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने जो ये चैप्टर का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म, तो उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे, जो हमारे देश के कौन थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बालिस्ता एक काल्पनिक पात्र है जिसमें एक बेवकूफ़ से बौने व्यक्ति के रूप में इस पाठ में दर्शाया गया है। किस पाठ में, तो आपका यही पाठ है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। इस लाइन को याद रखिएगा, जो हम मुंह से फूंकते हैं तो भाप निकलता है, वो आपका भाप ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लेते हो कि दूध गर्म लिए हैं तो आप उसको फूंकते हैं तो आपके मुँह से ठंडा निकलता है। वही बात करते हैं ठंडी के दिन में, तो आप उस समय अगर मुँह खोलते हैं तो आपके मुँह से जो भाप निकलता है वो गर्म होता है। तो यही कह रहा है कि हमारे मुँह से निकलने वाली जो हवा है वो बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि सर्दियों में हाथों पर फूंक मारने पर गर्माहट का एहसास होता है, तो ये तो आप लोग करके देखे हैं। गर्म वस्तुओं को फूंक मारकर ठंडा किया जा सकता है, जैसे कि अगर आपको दूध गर्म मिल जाए, पानी गर्म मिल जाए तो आप लोग उसको फूंक कर ठंडा करते हैं। फिर चाय की बात करें तो फूंक का एहसास तरह तरह के वाद्य यंत्र जैसे कि बांसुरी, सीटी आदि बजाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है। याद रखिएगा, जो आप सांस लेते हैं वो कैसा होता है, वो गर्म होता है और शीशा आपका ठंडा होता है। इसलिए सांस के साथ आई भाप शीशे पर पानी के बूंदे जैसे बन जाती है। यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। कभी कभी हम लोग भी ऐसे शीशे पर फूंक मारकर उस पर अपना नाम वगैरह लिखते थे लोग। तो ये क्या है, तो ये पूछेगा, तो याद रखिएगा सांस हमारी जो है सांस वो क्या होती है, गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है। इसीलिए सांस के साथ आई भाप में ठंडा शीशे पर पानी की बूंद जैसे बन जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से ऐसे याद रखिए इसको। देखिए यहाँ पर आपका कॉमा कर देते हैं।
सांस आपकी गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है। अगर आप सांस के साथ आप भाप भी निकलता है तो वो शीशे से टकराएगा तो पानी के बूंदे जैसे शीशे पर बन जाएगी और यह शीशा आपका धुंधला हो जाएगा। जैसे कि जो लोग चश्मा यूज करते हैं और ठंड का टाइम है और चश्मा लगाते हैं और मुंह पर अपना टोपी वगैरह बांधते हैं तो देखेंगे कि क्या होता है, चाहे मास्क लगाते हैं तो उनके चश्मा पर धुंधला धुंधला आ जाता है क्योंकि भाप आपकी आंखों की तरफ ऊपर उठती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्टेथोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिससे हमारे हृदय की धड़कनों को तथा हमारी श्वास को सुना और गिना जा सकता है। जैसे कि आप डॉक्टर को देखते हैं इस तरह ये है आपका स्टेथोस्कोप। ये याद रखिएगा लाइन, ये लाइन भी याद रखिएगा और ये लाइन भी याद रखिएगा कि सांस हमारी गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है। साथ ही साथ ये भी याद निकालिएगा कि हमारे मुँह से जो निकली हवा होती है वो बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडा और गर्म हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि भारी होने के कारण ठंडी हवा नीचे आ जाती है और गर्म हवा क्या होता है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। याद रखिएगा कि ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आ जाती है और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका चैप्टर 16 का। तो यहाँ पर आपका नाम है कौन करेगा यह काम। ठीक है, यहाँ बात करते हैं कि गांधी जी के करीबी साथी का नाम क्या था, महादेव भाई देसाई थे। याद रखिएगा आप लोग कि जो गांधी जी के करीबी साथी थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था महादेव भाई देसाई। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए इनका बेटा मतलब है कि महादेव भाई देसाई का जो बेटा है देसाई का जो बेटा है उनका नाम था नारायण। ठीक है, तो इनका बेटा नारायण गांधी जी के साथ बचपन में आश्रम में रहता था। नारायण यानी कि बाबला, इनका जैसे दूसरा नाम होता है ना किसी भी लड़का लड़की का, तो उसका भी नाम था बाबला। तो नारायण यानी कि बाबला 11 साल का था, तभी से गांधी जी के आश्रम में रहता था। भीमराव अंबेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए थे जब वे 7 वर्ष के थे। इन्हीं की अगुवाई में भारतीय संविधान तैयार हुआ। तो पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान किसकी अगुवाई में तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है देसाई के जो लड़के हैं नारायण, गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में थे। ठीक है, वहाँ सबका अपना अपना काम बटा हुआ था। इनको भी एक काम मिला था। इनका कौन सा काम था कि मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना था। जो महादेव भाई देसाई जो गांधी जी के मित्र थे, इनके लड़के का नाम क्या था, नारायण, और गांधी जी के आश्रम में ये 11 साल की उम्र से रहते थे और जो आश्रम में रहता था उनको अलग अलग काम दिया गया था और नारायण को भी काम मिला था। इनका क्या काम था कि आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए महाराष्ट्र के वर्धा शहर में गांधी और महादेव भाई यह सफाई का काम किया। ठीक है, वहाँ भी इन्होंने गांधी जी और महादेव भाई देसाई ने यह सफाई का काम किया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, चैप्टर 17 फांद ली दीवार। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए लिंग भेद का मतलब क्या होता है, लड़का और लड़की में भेदभाव करना। ये रहा आपका लड़का, ये रहा आपकी लड़की, तो इनके बीच भेदभाव होना ही क्या कहलाता है, लिंग भेद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो या खेलकूद का। हमें दोनों को समान रूप से मानना चाहिए। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि लड़के को बुक थमा दिया जा रहा है और लड़की को यहाँ पर झाड़ू। ठीक है, तो हमें इस तरह से भेदभाव नहीं करना है। यहाँ कह रहा है कि अफसाना मंसूरी मुंबई की नागरपाड़ा बास्केटबॉल टीम में है। ठीक है, ये आपका बुक में लाइन दिया था तो मैंने ले लिया है। आगे की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए विक्टोरिया टर्मिनल पूछता है कहाँ है, तो याद रखिएगा विक्टोरिया टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है यह कहाँ है, मुंबई में है। यह है आपका विक्टोरिया टर्मिनल, कुछ देखने में ऐसा लगता है, तो यह कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को यह समझाया जाए कि जो खिलाड़ी होते हैं वे अपनी खेलने की योग्यता से जाने जाते हैं, न कि जाति और आर्थिक स्तर से। देखिए ये तो सबको जानने वाली बातें हैं कि जो हम जाति के, अगर हमारे से नीचे जाति के लोग हैं, चाहे कोई भी जाति के लोग हों, अगर वो IAS बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, तो उनके सामने हर लोग क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि किस जाति के हैं, बस वो उनके पद को देखते हैं, कितना कमा रहा है लोग देखते हैं। आजकल ज़माने में यही लोग देखता है कि कौन कितना कमा रहा है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यही बच्चों को समझाया जाए। यहाँ पर खिलाड़ी का उदाहरण देकर बताया गया है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी खेल की योग्यता से जाने जाते हैं। सभी लोग अपनी योग्यता से जाना जाता है, न कि जाति और आर्थिक स्तर से। ठीक है,
यहाँ तक समझ गए। आगे देखते हैं। जो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपके में योग्यता है, अगर उस योग्यता के आधार पर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपकी उसी योग्यता के आधार पर जानेंगे। आप ये नहीं जानते हैं कि आप कितने बड़े खानदान से आए हैं, कितना कौन सी जाति से आए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप में ये योग्यता देखी, उनको अच्छा लगा, उसकी वजह से आपको वो जानेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है जिसका नाम मुस्ताफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। ये आप भी याद रखिएगा। एक तो आपका विक्टोरिया टर्मिनल है और दूसरा ये आपका बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है जिसका नाम मुस्ताफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका चैप्टर आ गया 18, जाए तो जाए कहाँ। ये गाना है ना, उसी के नाम पर आपको सीखने को, जाए तो जाए कहाँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हरे भरे जंगल, हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में यात्रा का जन्म हुआ। ठीक है। यहाँ बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे सभी काम सीख जाते हैं, जैसे कि बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंछियों को पहचानना और उसकी नकल करना। ठीक है। चलिए आगे। ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये लाइन इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि डामर को कोलतार कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कोलतार क्या है, तो देखिए रोड बनाने में जो अलकतरा ये यूज किया जाता है ना, इसी को हम कोलतार कहते थे। पहले इसे हम क्या बोलते थे, डामर। ठीक है। ये देखिए, ये अलकतरा, जो आपका अलकतरा होता है, काला कलर का होता है, तो उसी को हम लोग पहले डामर बोलते थे, उसी को हम कोलतारा भी कहते हैं। तो याद रखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि डामर को हम कोलतारा कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आपका आगे आ गया चैप्टर 19, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। ठीक है। किसानों की कहानी बीज की जुबानी। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वनगाम गुजरात में है, बाजरे का जन्म वनगाम में हुआ। यानी कि जो आप लोग वो बाजरे होता है, बाजरे की रोटी होती है, तो ये कहाँ से इसका जन्म हुआ बाजरे का, तो ये आपका गुजरात में हुआ है। ठीक है। वनगाम, ये जो वनगाम अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर है। पुराने समय में बीजों को सूखी लौकी में मिट्टी से लिपट कर रखते थे। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो बीज होते हैं उसको क्या कर दिया था, जो देखिए लौकी है ना, उसके अंदर के सभी चीज़ों को हटा दिया था, उसमें बीज को भर दिया था और लौकी को मिट्टी में लपेट कर रख देते थे। ठीक है। इस तरह से पुराने समय में बीजों को रखा जाता था। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बीजों को नीम की पत्तियाँ कीड़ों से बचा दी। अगर आप बीज में नीम की पत्तियों को रख देते हैं तभी आपका बीज खराब नहीं होता है, क्योंकि नीम की पत्तियाँ क्या होती है, हमें कीड़ों से रक्षा कर। देखिए ये भी कहता है कि आप डॉक्टर, अगर आपका दांत खराब हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप नीम के ये नीम के निम्बोली खाइए, नीम की पत्तियों को पीस कर पीजिए और नीम के दातुन का यूज कीजिए अपने दांतों को साफ करने के लिए। क्यों? क्योंकि दांतों में जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। एक ही तरह की फसल उगाने से, कई प्रकार के रसायन प्रयोग करने से आपका ज़मीन क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए उधयू के बहुत सारे इससे क्वेश्चन आए हैं कि उधयू क्या है, तो उधयू एक प्रकार की पक्की सब्जी है जो बर्तन को उल्टा कोयले के अंगारों के बीच में रखकर पकाई जाती है। ये भी पूछता है कि गुजराती भाषा में उधयू का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा उल्टा होता है। उधयू का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। और यह एक प्रकार की सब्जी है जो बर्तन को उल्टा कोयले के अंगारों पर रख के पकाई जाती है। उधयू की बाजरे की रोटी और मक्खन, दही और छाछ के साथ खाते हैं। उधयू को हम कैसे खाते हैं, तो बाजरे की रोटी, बाजरा की रोटी कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है, याद रखिएगा। ये भी आपका उधयू, देखिए उधरे की एक फसल कह रहे हैं, भोजन है जो बाजरे की रोटी, मक्खन और दही छाछ के साथ खाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की आपकी सब्जी होती है, पक्की सब्जी है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि गुजराती में उधयू का मतलब क्या होता है, उल्टा, और उधयू क्या है, एक प्रकार की पक्की सब्जी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्रोटन की पत्तियाँ, यहाँ पर बात करते हैं। क्रोटन की पत्तियाँ मुरझाने लग जाती है तो इसी से संकेत मिल जाता है कि इन्हें पानी देने की ज़रूरत है। अब देखिए मैंने फिगर इसलिए लगा दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। यहाँ पर देखिए क्रोटन, आप सभी लोग इस पौधे को अपने घर में लगाते हुए कहीं भी देखे होंगे। ठीक है। देखिए अगर ये ऐसा आपको दिख जाए तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि इसे पानी देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संकेत देते हैं कि हमें अब पानी दो। तो यही है, क्रोटन की पत्तियाँ मुरझाने लग जाती है तो इसी से संकेत मिल जाता है कि इन्हें पानी देने की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि केंचुआ ज़मीन में सुरंग और यानी कि बिल बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, जिससे ज़मीन क्या होता है, उपजाऊ होता है। और ज़मीन उपजाऊ होने के कारण केंचुओं को किसानों का मित्र कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए आपका चैप्टर 20 आ गया जिसका नाम है किसके जंगल, यानी कि जंगल किसके होंगे। तो यही बात करते हैं यहाँ पर। झारखंड में कुडुक एक आदिवासी समुदाय है। झारखंड के एक आदिवासी समुदाय का नाम क्या है, कुडुक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में आदिवासी समुदाय का नाम क्या है, कुडुक। कुडुक कहाँ के आदिवासी है, तो याद रखिएगा झारखंड के आदिवासी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सूर्यमणि एक चमकता सितारा है जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्ल स्टार कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक चमकता सितारा है। देखिए चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। ये है आपके सूर्यमणि, यहाँ आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, जंगल की बेटी सूर्यमणि इनका लोग बोलते हैं। तो ये चमकते सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, सूर्यमणि हर रविवार को जंगल में बच्चों को ले जाती। वहाँ उनकी बेटी वासवी दीदी जो पत्रकार है और सूर्यमणि जंगल बचाओ आंदोलन में काम करने लगी, ठीक है। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तो उन्होंने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला जिसका नाम क्या था, तोरांग। अब आप जानेंगे कि तोरांग क्या है। तो कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल। याद रखिएगा कुडुक भाषा में तोरांग का क्या मतलब है, जंगल है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 में बना था। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर इनका हक दिलाता है, ठीक है। आदिवासियों के लिए कानून बना था, जंगल अधिकार कानून 2007 में बना। जो लोग 25 साल में जंगल में रहते हैं, यानी कि आपस से होगा, जो लोग 25 सालों से जंगलों में रहते हैं, ये वो भी एक जगह पर, तो उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक रहेगा। यह कानून क्या कहता है, यह कानून कहता है कि जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं और वो भी एक जगह पर रह रहे हैं, तो वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर इनका हक रहेगा, ठीक है। जंगल के संरक्षण की बात करें तो वह वहाँ की ग्राम सभा करेगी। एक टीन बीज, यहाँ पर का ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि एक टीन जमीन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक टीन बीज में हम जितनी ज़मीन बोते हैं, ज़मीन देखिए, एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं, जितनी ज़मीन पर हम एक टीन बीज बोलते हैं, उसी उसे हम क्या कहते हैं, एक टीन ज़मीन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक टीन ज़मीन में जितना बीज आए उसे हम जितने ज़मीन पर बो दें, उसी ज़मीन को हम एक टीन ज़मीन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये भी आपका इम्पॉर्टेंट लाइन है, इन सभी लाइन को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मिजोरम राज्य में झूम खेती होती है। क्वेश्चन आता है कि झूम खेती कहाँ होती है, तो मिजोरम में, ठीक है। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन के कुछ सालों तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। वहाँ जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। जब ज़मीन तैयार हो जाता है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये आपके एक क्वेश्चन के ऑप्शन में पूछे जाते हैं, वो भी झूम खेती में, झूम खेती की विशेषताएं में। तो ये लाइन हमेशा रहता है कि उस खेत को हम लोग जोतते नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा, झूम खेती के बारे में पूछता है। देखिए झूम खेती मिजोरम में होता है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल निराला है। अगर फसल काट दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ के ज़मीन को कुछ साल तक के लिए छोड़ देते हैं लोग। फिर देखें कि वहाँ पर घास और जंगल जो भी झाड़ी उड़ी उग जाते हैं, तो उसको काट देते हैं और काट कर वहीं पर गिरा कर जला देते हैं। जब वो जल जाता है तो हम लोग खेत को जोतते नहीं हैं, वो खाद का काम कर देता है, तब वो फसल फिर बोते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, झूम खेती, ठीक है। चलिए आगे देखते। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप झूम खेती का मैंने फिगर लगाया, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम की मुख्य फसल क्या है, चावल है। जैसे कि आप यहाँ पर धान की खेत से निकले चावल को देख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिज़ोरम की मुख्य फसल क्या है, तो चावल है। और झूम खेती कहाँ होती है, मिज़ोरम में होती है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है कि फसल पकने पर गाँव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। चेराव नाच भी किया जाता है और इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों का ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। मिज़ोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। अब आपका पूछता है कि चेराव नाच कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मिज़ोरम में होता है। और चेराव नाच में लोग क्या करते हैं, ये आपका वहाँ पर देता है एग्ज़ाम में ऑप्शन में। तो देखिए
ये रही आपकी चिराव नाच, फिगर मैंने अच्छा से लगा दिया है। यहाँ पर देखिए दो दो लोग एक एक करके ऐसे बैठे हैं, एक इधर और ये दो दो लोग इधर, ठीक है। इनके बीच में बांस की जो डांडिया है ये आपको दिख रही है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब ढोल बजता है तो उसके आधार पर इस बांस की डांडियों को पीटते हैं और इसमें लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। यही है आपका चिराव डांस। अगला आपका नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा आ गया, 1 मिनट यहाँ पर छूट गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका 21 है, 21 है ये। यहाँ पर आपका क्वेश्चन चैप्टर का नाम छूट गया है, तो याद रखिएगा नेक्स्ट चैप्टर ये है आपका 21 चैप्टर, ठीक है। किसकी झलक किसकी छाप, ठीक है। किसकी झलक आपने देखी, किसकी छाप बनी, तो यही बात है। यहाँ पर देखते हैं, कुछ गुण हम जन्म से अपने माता पिता से पा लेते हैं और कुछ आदतें और गुण हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। लोगों को सुनते मतलब सुने होंगे आप कहते हैं कि देखिए ये अपना बिल्कुल माई बाबू ऐसा मतलब गुण वैक्रम है, यानी कि ये क्या है, अनुवांशिक गुण है। और कुछ गुण आप अपने आसपास के वातावरण से भी अपने में सीख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ गुण हम जन्म से अपने माता पिता से पा लेते हैं, उसे हम अनुवांशिक कहेंगे, और कुछ हमने आसपास के वातावरण से भी अर्जित किया होता है। हम अपने परिवार से मिलने वाले गुण को आनुवंशिकता पर आधारित होता है, जो हमें अपने हमारे परिवार से हमें गुण मिलता है वो आनुवंशिकता पर आधारित होता है। आनुवंशिक गुण देखिए पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके मानव में हो, आनुवंशिक गुण पेड़ पौधे में पाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि लंगड़ा पेड़ पर आप मिटकी आम उगा लेंगे, तो ये क्या है, जो जिसका आनुवंशिक गुण लेकर वो आगे बढ़े वो आपका उस पेड़ में रहेगा, ठीक है। यहाँ बात करते देखिए पोलियो जैसी वायरस जनित बीमारियाँ। पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। वायरस जनित बीमारियाँ जन्मजात नहीं होती है और न ही यह आनुवंशिक रोग। ऐसा नहीं है कि अगर आपके फैमिली में किसी एक मेंबर को हुआ है तो उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे को भी यह रोग होगा, तो ये जन्मजात नहीं होती, ठीक है। और यह न ही आनुवंशिक रोग है कि एक बार अगर माता को हो गया तो उसके बच्चे को भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो ये जन्मजात होता है और ना ही ये आनुवंशिक रोग है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, ऑस्ट्रिया, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, ठीक है। मेंडल ने 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किया। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, सन 1822 में किसान परिवार में हुआ था। और ये 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए। ये है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल और ये है इनकी मटर की पौधे। यहाँ बात करते हैं मेंडल, यहाँ पर मंडल नहीं होगा, यहाँ पर मेंडल होगा। मेंडल ने पाया कि मटर के पौधे कुछ ऐसे गुण होते हैं, मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, ठीक है। बीज या तो चिकना होगा या खुरदरा होगा, पौधे पीले भी हो सकते हैं, हरा भी होगा, पौधे का तना या तो छोटा होगा या फिर तब जो तना है या लंबा होगा या फिर नाटा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने अपने प्रयोग किया, उन्होंने बताया कि मटर के बीज आपके जोड़ियों में आते हैं, या तो उनके बीज खुदरे होते हैं या चिकने हो जाएंगे, पौधे पीले हो जाएंगे या हरे हो जाएंगे, पौधे लंबे हो जाएंगे या फिर नाटे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका चैप्टर आ गया 22, फिर चला काफिला। फिर हम मिलेंगे, ये आपका शायद अंतिम चैप्टर है, आज की क्लास 5 का अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है फिर चला काफिला। यहाँ देखिए दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है। आज आपका दशहरा का त्यौहार समाप्त हुआ, तो यहाँ है वर्षा ऋतु के बाद आता है। आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले आपका खूब बारिश पड़ रहा था, बाढ़ आया हुआ है, तो दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है। ऐसी मशीन जो ज़मीन के नीचे से पानी को बाहर निकालने का कार्य करती है उसे हम ट्यूबवेल कहते हैं। गन्ने की खेती पानी मांगती है, जैसे कि आप इस खेत में देख सकते हैं, इसमें भी ये गन्ने की खेत है जिसमें आप आरी बनाया हुआ है, इसमें पानी ही पास करा जाता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये रही यहाँ भी देखिए पानी जा रहा है। तो ये क्या है, गन्ने की खेती जो होता है पानी मांगती है, ठीक है, यानी कि उसको पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए कह रहा है कि कर्ज वसूल करने वाले को मुकादम कहते हैं। याद रखिएगा इस लाइन को कि कर्ज वसूल करने वाले को हम क्या कहते हैं, तो मुकादम कहा जाता है। काफिला में लोग पलायन करते हैं। परिवारों का यह काफिला अब गन्ने की खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियाँ बनाकर रहती हैं, ठीक है। यह अपनी झोपड़ियाँ गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्ने से बनाते हैं। जिस गन्ना से रस निकल गया उसी का यूज करके ये अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बात करते हैं, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पूरन
पोली। पूरन पोली आपने खाया है? पूरन पोली चने की दाल की मीठी रोटियां होती है। ये क्वेश्चन आता है पूरन पोली जो होता है पूरन पोली, ये किसकी कौन सी दाल की रोटियां होती हैं, किसकी रोटी है? तो याद रखिएगा चने की दाल की रोटियां होती है जिसे हम तीखी कढ़ी के साथ खाते हैं। ठीक है, ये रही आपकी पूरन पोली। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये क्लास 5 का चैप्टर, आपका संपूर्ण चैप्टर आज समाप्त होता है। देखिए क्लास 3 के संपूर्ण चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, क्लास 4 के भी, और आज आपके क्लास 5 के संपूर्ण चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अभी आपको सुनने में आ रहा है कि आपका एनसीईआरटी क्लास 3 का एक न्यू आया है, तो हम नेक्स्ट डे से इस न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। इसमें भी आपके 12 चैप्टर है, तो आपको जल्दी इसको भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल आप इन सारे चैप्टर को नहीं भूलिएगा, क्योंकि सीटेट का सिलेबस आपका क्लास 3 से भी आएगा, पुराने वाले क्लास 4 से भी और क्लास 5 से भी। इस बार मालूम चलेगा कि इस न्यू वाले से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, फिर भी मैं इसको करा दूंगी। तो चलिए यहाँ पर आपका वीडियो ये क्लास समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।